Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture, we are going to revise the chapters that we have studied up till now. So the first chapter that we had studied is sex. In this chapter, we had studied different kind of concepts that are related to sex. So one by one, we are going to revise all of them. The theory of set was developed by German mathematician Georg Cantor. He first encountered sets while working on the problems on trigonometric series. So now we are going to discuss with the basic definitions in this chapter. Since we have discussed this chapter completely and we have solved all the problems, therefore you must be aware of these terms that capital N, it denotes the set of all natural numbers, Z, set of all integers, Q represents the set of all rational numbers, R, the set of real numbers. If we write Z positive, it implies to the integers which are positive. Q plus implies to the positive rational numbers, and R plus implies to the set of positive real numbers. Next thing is about the definition of set. What is a set? A set is a well-defined collection of objects. यानी कि जब भी अगर हम कोई ग्रुप लेते हैं ऑब्जेक्ट का और उसको हम सेट कहते हैं तो वो कलेक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए. अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको वापस से रिवाइज कर लेंगे कि कैसे कौन से जो ग्रुप है या कौन सा जो कलेक्शन है वो सेट है और कौन सा कलेक्शन जो है वो सेट नहीं है. सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट. फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड वन इज टैब्यूलर फॉर्म. नाउ we'll discuss some of the questions of the first exercise 1.1. Now let us suppose the first question is कि the collection of all months of a year beginning with the letter J. तो J से जो लेटर्स J से जो मंथ्स की लेटर्स स्टार्ट होते हैं यानी कि J से स्टार्ट होता है जनवरी, फिर उसके बाद से जून, जुलाई. तो ये जो 3 महीने हैं वो J से स्टार्ट होते हैं एंड दीज आर फिक्स्ड. इनकी वैल्यूज जो है मतलब ये जो नंबर्स हैं जो ये जो स्पेलिंग्स हैं वो हमेशा J से ही स्टार्ट होंगी, जनवरी, जून और जुलाई की. तो ये जो कलेक्शन है इन 3 मंथ्स का दैट इज अ कलेक्शन विच वी कैन टर्म एज सेट. यानी कि पहला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा. और इसी तरीके से अगर हम दूसरा पार्ट देखें कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, तो ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि ये इस क्वेश्चन पे हो सकता है कि आपको कुछ दूसरे राइटर्स जो हैं वो पसंद हो और बाकी मुझे कुछ और दूसरे राइटर्स ज़्यादा पसंद हो कि उनका वर्क मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. आपको हो सकता है कि जो व्यूज़ हैं हमारे इस टॉपिक पे यानी कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, इस पे व्यूज़ क्या कर सकते हैं? वैरी कर सकते हैं. तो यानी कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है और ये सेट फॉर्म नहीं करेगा. जबकि जो पहला पार्ट हमने पढ़ा कि जो मंथ स्टार्ट होंगे J से, तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है. उस पर हम जो व्यूज़ हैं वो वैरी नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि सिर्फ 3 महीने ही हैं, जनवरी, जून और जुलाई, जो कि J से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट हमने पढ़ा था एम्प्टी सेट. एक ऐसा सेट जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट कहेंगे. यानी कि नल सेट या एम्प्टी सेट को हम 5 से डिनोट करते हैं और इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है. तो एम्प्टी सेट को हम नल सेट या फिर वॉइड सेट भी कहते हैं. अगली चीज़ है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट. सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर वो फिक्स्ड हैं, जैसे कि कोई सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स हैं, 6 एलिमेंट्स हैं, then the set is known as finite set. Else if the number of elements in the set is not fixed, then it is called as infinite set. What are equal sets? Two sets, suppose A and B, there are two sets and we say that these two sets are equal if they have exactly the same elements. यानी कि दोनों सेट में सेम एलिमेंट होंगे तभी हम लिखेंगे कि A और B आपस में इक्वल हैं. And if they are not equal, then we write like this कि A is not equal to B. Let us suppose that we are given with the set A with elements A, E, I, O, U और एक सेट दिया है B जिसमें एलिमेंट है A, B, C, D. तो क्या A, B का सबसेट है? तो सबसेट की कंडीशन क्या होती है? अगर A, B का सबसेट होगा तो A का हर एलिमेंट B में मिलेगा हमें. लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं कि A के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमें B में नहीं मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल A में एलिमेंट है E, I, O, U और ये एलिमेंट्स B में नहीं है. तो
यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का. Next thing that we had studies in the intervals as subset of R, in which we had studied three kind of intervals: closed interval, open interval, and semi-open, semi-closed interval. तो क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं हम उनको इंक्लूड करते हैं. इफ एन इंटरवल इज गिवन टू यू एज अ क्लोज्ड इंटरवल, उसको हम बिग ब्रैकेट में लिखते हैं. बिग ब्रैकेट है a कॉमा b, और यहाँ पे इक्वल टू का दोनों साइड सिंबल बना है, दैट इज a इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b. यही अगर ओपन इंटरवल होगा, मान लीजिए ये ए बी जो है वो ओपन इंटरवल है, तो हम उसको ऐसे दिखाते हैं. एंड व्हाट वी विल राइट इन दिस केस, a इज लेस देन x लेस देन b. और अगली चीज सेमी ओपन सेमी क्लोज वाला जो है उसमें क्या होगा, कोई एक जो दोनों साइड के जो एलिमेंट्स हैं ए और बी, उसमें से कोई एक इंक्लूडेड होगा और दूसरा इंक्लूडेड नहीं होगा. अगर हमने ए को इंक्लूड किया है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का सिंबल है, और अगर हमने बी को इंक्लूड किया है तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू का सिंबल है. क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. आपको 3 सेट्स दिए हुए हैं एंड यू हैव टू फाइंड द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी. तो व्हेनेवर वी हैव टू राइट द यूनिवर्सल सेट, तो वी नो कि the given set will always be a subset of the universal set. तो जो supposedly जो हमारा universal set होगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा, a b और c के सारे एलिमेंट्स को हमें वहाँ पे लिखना होगा. तो आप चेक कर लीजिए कि a b और c में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे जिस भी ऑप्शन में है, that is going to be the universal set for all the 3 sets a b and c. नेक्स्ट हमने वेन डायग्राम पढ़ा था, जिसमें कि हम ये रेक्टेंगुलर बॉक्स से हम यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी सेट हम पढ़ रहे हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल. सपोज वी आर स्टडीइंग अबाउट सेट A, तो दिस सर्कल दैट वी हैव ड्रॉन रिप्रेजेंट्स द सेट A. नेक्स्ट वी हैड स्टडीड सम ऑपरेशंस ऑन द सेट्स लाइक यूनियन एंड इंटरसेक्शन. जब भी हम यूनियन लिखते हैं, मान लीजिए 2 सेट दिया गया है A और B, तो उनका यूनियन लिख रहे हैं तो उनके सारे एलिमेंट्स एटलीस्ट वंस जो हैं उसमें मिलेंगे हमें. लेकिन अगर हम उनका इंटरसेक्शन लिख रहे हैं तो उसमें जो कॉमन एलिमेंट होता है सिर्फ वही लिखते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन सेट्स, एंड अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज में या जो भी क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि आपको ए में कुछ एलिमेंट्स दिया गया है, बी में कुछ एलिमेंट दिया गया है, तो आप उनकी हेल्प से लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा. Suppose a set is given to you x बराबर a b c d and y equals to f b d g. तो आपको डिफरेंट पार्ट्स दिए गए हैं, ये चीज़ें आपको निकालनी है. x माइनस वाई मतलब x में से हम y के एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे. तो x और y में पहले हम ये चेक करते हैं कि कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं. तो कॉमन एलिमेंट है यहाँ पे b और d. तो x माइनस वाई मतलब a b c d, और यहाँ पे ये जो इसके एलिमेंट्स है f b d g, इसमें से इन एलिमेंट्स को हम माइनस कर रहे हैं. तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, a कॉमा c. इसी तरीके से जब हम y माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट्स क्या है b और d. तो y माइनस एक्स निकालेंगे, क्या बचेगा, सिर्फ f और g. दिस इज इक्वल टू f कॉमा g. तो लाइक दिस क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. जब भी नेक्स्ट टॉपिक हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट पढ़ा था, तो जब भी हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं किसी सेट का, then we have to subtract it from its superset. that is अगर सेट A की बात कर रहे हैं तो उसको हम यूनिवर्सल सेट से माइनस करेंगे तो हमें A का जो कॉम्प्लीमेंट है वो मिल जाएगा. यानी कि जब भी हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देंगे. इसके बाद इस चैप्टर में हमने कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स ये टॉपिक पढ़ा था, और इस पर हमने कुछ क्वेश्चंस लगाए थे. उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले का हमने यूज़ किया था, जो कि इस तरीके से है कि फर्स्ट फॉर्मूला इज कि n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b इफ द इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5. यानी कि अगर उनके बीच में कोई कॉमन नहीं है तो ये फॉर्मूला आएगा, लेकिन अगर उनके बीच में कोई टर्म कॉमन है देन दिस इज द फॉर्मूला. n ऑफ a यूनियन b equals to na plus nb minus n of a intersection b. So if the intersection part is 0, that is there is no common element between the set A and B, then this formula reduces to formula number 2 reduces to the formula number
1. Similarly, we have many more formulas, like if we have 3 sets, in that case n of a union b union c क्या होगा, और ऐसे ही करके अगर हमारे पास 4 सेट है या 5 सेट है तो हम इसको कॉन्सिक्वेंटली इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं. इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.6 में, जहाँ पे कहीं आपको मान लीजिए दिया हुआ है एन ए एन बी यानी कि एन एक्स एन वाई दिया हुआ है और इनका यूनियन दिया है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है. तो डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करके आप ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. So this is all about the first chapter, the revision of first chapter sets. Now, if there is any doubt related to this chapter, then you can ask. The questions can be either from NCERT or from the side book that you are pursuing. On the next turn, we are going to revise the next chapter, that is trigonometric ratios and functions. तो next turn पे हम trigonometric functions जो है उनको revise करेंगे. Till then, keep studying and start solving these questions. Okay, try to solve all of them. Do not leave any of the question कि ये 2 questions हैं तो similar हैं तो इसको नहीं करेंगे, या फिर try to solve all the examples also. Don't leave any example. Okay, with this note, thank you class.